हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मांग की लोच को मापने की विधियाँ। मांग की लोच को मापने की 4 विधियाँ हैं। पहली है फ्लक्स की प्रतिशत विधि, फ्लक्स परसेंटेज मेथड। सेकंड वन इज मार्शल की कुल व्यय विधि, टोटल आउटले मेथड। थर्ड है चाप लोच विधि, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। फोर्थ है बिंदु लोच विधि, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड। तो इन सभी विधियों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है फ्लक्स की प्रतिशत पद्धति। मांग की लोच को मापने के लिए फ्लक्स ने प्रतिशत विधि का प्रयोग किया है। इसका सूत्र क्या है, कैसे ज्ञात किया जाता है? मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। मांग में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे मान लो मांग में 20% परिवर्तन है और कीमत में 10% परिवर्तन। तो ये क्या आ गया, 20/10 इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई से अधिक लोच। अगर मांग की लोच में जो परिवर्तन है, मांग में जो परिवर्तन है वो कीमत में परिवर्तन के बराबर है, तो मांग की लोच होगी इकाई के बराबर। मांग में 10% परिवर्तन बटे कीमत में 10% परिवर्तन। कीमत और मांग में बराबर मात्रा में परिवर्तन होता है, तो ये कितना आ गया, 10/10 इज इक्वल टू 1। ये है इकाई के बराबर लोच। अगर मांग में कीमत की अपेक्षा कम परिवर्तन होता है तो इलास्टिसिटी क्या होगी? इकाई से कम। मांग में 10% परिवर्तन बटे कीमत में 20% परिवर्तन। तो ये कैसे आ गया, 10/20। तो ये आ गया 1/2 लेस देन 1। तो इकाई से कम लोच, इकाई से कम लोच, इकाई से कम लोचदार। तो ये फ्लक्स ने परसेंटेज मेथड दिया है, उसका फार्मूला क्या है? मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से डिवाइड कर दिया जाता है। अगर मांग में कीमत की अपेक्षा ज़्यादा परिवर्तन होता है तो मांग की लोच होगी इकाई से अधिक। अगर कीमत और मांग में बराबर मात्रा में परिवर्तन होता है तो मांग की लोच होगी इकाई के बराबर। अगर मांग में कीमत की अपेक्षा कम परिवर्तन होता है तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई से कम। तो ये था फ्लक्स की प्रतिशत विधि, फ्लक्स परसेंटेज मेथड। दूसरी विधि है मार्शल की कुल व्यय विधि। सेकंड वन है
टोटल आउटले मेथड, मार्शल की कुल व्यय विधि। टोटल एक्सपेंडिचर हो गया टोटल आउटले, टोटल आउटले मेथड। अब कुल व्यय कैसे, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, कुल व्यय क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो गया, P इंटू क्यू। कीमत को क्वांटिटी मात्रा से गुना कर दें, प्राइस को क्वांटिटी से गुना कर दें तो वो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। जैसे मान लो किसी वस्तु की कीमत है 10 रुपये, हमने 2 इकाइयाँ खरीदी तो टोटल व्यय कितना आ गया, कुल व्यय कितना आ गया 20 रुपये। तो ये P इंटू क्यू। अब हम इसका एक, जब कीमत बढ़ती है, वस्तु की कीमत बढ़े और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो, कीमत बढ़ने से टोटल व्यय जो है कम हो तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अगर कीमत बढ़े लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर स्थिर रहे तो इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 के बराबर। अगर कीमत बढ़ रही है लेकिन कुल व्यय कम हो रहा है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो इसकी एक टेबल बनाएंगे हम। यहाँ लेते हैं कीमत रुपए प्रति इकाई, ठीक है। यहाँ हम लेते हैं कुल व्यय, यहाँ पे हमने ली कीमत 1, 2, 3, 4, इसके 2-2 पार्ट करते हैं हम। यहाँ लेंगे हम, ये प्राइस है क्वांटिटी, क्यू प्राइस, यहाँ क्या गया टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ हमने ली क्वांटिटी, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ हमने ली क्वांटिटी, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर। तो पहले हम लेते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो आप जब कीमत हमारी बढ़ रही है तो कुल व्यय हमारा कम होगा। ये है 1000, 800, 400, 600 और 400। जब कीमत बढ़े कुल व्यय कम हो तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। अब इसमें क्या लिखना है, टोटल एक्सपेंडिचर 1000 लिख लेना आपने, कुल व्यय जो स्थिर रहता है। फिर आपने क्या करना है, कुल व्यय को बढ़ता हुआ दिखाना है, 1000, 1600, 2100 और 2400। तो ये आंकड़े आपने याद करने हैं। जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी तो कीमत बढ़ेगी, कुल व्यय कम होगा। जब इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी कीमत बढ़ेगी लेकिन कुल व्यय स्थिर रहेगा। इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी तो कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय भी बढ़ रहा है। अब जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो कैसे निकलता है, P इंटू क्यू। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू P इंटू क्यू। या टोटल एक्सपेंडिचर को P से अगर डिवाइड कर दे तो क्वांटिटी निकल आएगी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड किया, 1000, 800 को 2 से, 400, 600 को 3 से, 200, 400 को 4 से, 1000। इस प्रकार 1000 को 1 से डिवाइड किया, 1000, 2 से डिवाइड किया, 500, 1000 को 3 से डिवाइड किया, 333.3,
1000 को 4 से डिवाइड किया 250। इस प्रकार 1000 को 1 से डिवाइड किया 1000, 1600 को 2 से डिवाइड किया 800, फिर 2100 को 3 से डिवाइड किया 700, 2400 को 4 से किया 600। तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब कीमत बढ़ने से कुल व्यय कम हो तो इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा, कीमत बढ़ने से कुल व्यय स्थिर रहे तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर, कीमत बढ़ने से कुल व्यय भी बढ़े इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो ये थी मार्शल की कुल व्यय विधि। इसको हम रेखा चित्र की सहायता से भी दर्शा सकते हैं। यहाँ हम लेंगे टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, और दूसरी तरफ हम लेते हैं कीमत और रुपयों में। ये हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ से बढ़ता हुआ, फिर सीधी रेखा, फिर पीछे की तरफ। जब ये है यहाँ से यहाँ तक कीमत बढ़ रही है, कुल व्यय भी बढ़ रहा है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन 1। यहाँ से यहाँ तक कीमत बढ़ रही है, कुल व्यय स्थिर है, इलास्टिसिटी 1 के बराबर, यहाँ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर रेखा है, कीमत बढ़े, कुल व्यय भी बढ़े तो इलास्टिसिटी लेस देन 1, कीमत बढ़े लेकिन कुल व्यय स्थिर रहे इलास्टिसिटी 1 के बराबर, कीमत व्यय बढ़े लेकिन कुल व्यय कम हो जाए तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अब हम थर्ड मेथड करते हैं, चाप लोच विधि।